बारे में कहती आई है कि जीएसटी आप लाना चाह रहे थे, इच्छा शक्ति इन्होंने दिखाई। जो निर्णायक बात कर रहे हैं ना, उसकी बात बता रहा हूँ। कृषि सुधार का वादा 2019 के मैनिफेस्टो में आपका है, उसी तरह का है उसका लबोलुबाब जो ये लेकर के आए हैं। आप लाना चाह रहे थे, ये ले आए, उसका आप विरोध कर रहे हैं। राफेल डील आपके समय तय हुई, खरीदी इनके समय हुई, तो आपको उसमें नुक्ताचीनी करनी पड़ रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जो आरोप है कि सारा तखमीना आपने बनाया था इन सब चीज़ों का, अमली जामा इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने पहनाया, और अब आप उसमें नुक्ताचीनी करते हैं? देखिए जेपी सर, ये जो आप राफेल डील की बात कर रहे हैं, इस राफेल डील मैंने सारी बातें की हैं। एक मोटा मोटा राफेल मुझे डील बता के दीजिए अंदर जो कि इन्होंने क्या आपका तरीका बदल दिया, या बेसिक स्ट्रक्चर डील्स का बदल दिया, बिलों का बदल दिया? की तुलना कीजिए, जीएसटी के अंदर जबकि मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने लगातार विरोध किया कि राज्यों के हितों की बात। आज राज्यों, सबसे ज्यादा राज्यों की आय पर असर पड़ा है। सरकार ने राज्यों का जो कंपनसेशन की जो वादा किया था, उस वादे को पूरा नहीं किया, और उल्टा उनको कहा कि आप कर्ज ले लीजिए। अरे भाई, राज्य क्यों कर्ज ले ले? उनके आय को तो आपने छीन लिया और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि आप कर्ज ले लीजिए। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, विदेशों में एमओयू कभी भी कांग्रेस सरकार ने नहीं किए, इन्होंने किए। विदेशों ने ना तो कभी कांग्रेस ने वादा किया था। दूसरा, आप देखिए ना, जो ये काले कृषि कानून बनाए, इसके अंदर जो मतलब जो क्या कहते हैं, स्टॉक लिमिट को जो इन्होंने खत्म कर दिया, उसके अंदर कालाबाजारी, जमाखोरी की जो बढ़ी है, उसका कौन जवाब देगा? आज दालों के भाव 200 से पार गए थे, किस वजह से गए थे? अरे साहब, देश के अंदर सबसे ज्यादा दालें होते हुए भी हम 200 से पार दालें खरीदने में हुए, और सरसों का तेल 200 से पार है। ये इस सरकार की विफलता नहीं तो और क्या है? रसोई गैस सबसे बड़ा सवाल तो ये है मनीष पारिक साहब कि आपने सब कुछ किया, पाकिस्तान को आपने अलग थलग कर दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ करके दो हिस्से करके दो देश भी बनाए थे। कश्मीर से आपने 370 हटाया, पूरे देश ने आपके लिए तालियां बजाई। लेकिन अब आज वहां क्या हो रहा है आपको अच्छी तरह से पता है। वहां से लोग पलायन कर रहे हैं इस डर से कि आतंकवादी उनको मार देंगे अगर वो वहां बसे रहेंगे। बाहर से कोई बसने की बात करे तो वो तो दूर की बात है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप नोटबंदी आपने पूरे देश में लागू की रातों रात, जिसका क्या नतीजा हुआ वो राजेंद्र राय ने भी बताई दिया। उन आंकड़ों को झुठला दीजिए या तो। और इन सबसे अलग सवाल ये है कि क्या ये सब बेरोजगारी की कीमत पर, क्या ये सब महंगाई की कीमत पर? इतनी महंगाई, मनीष पारिक जी। मेरा निवेदन यही है भाई साहब कि ये जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, चटमंगनी पट ब्याह नहीं हो सकती। जितनी गहरी पॉलिसीज होती है, उनका उतना ही लंबा इफेक्ट आता है। थोड़ा समझा दीजिए भाई साहब, दूल्हा दुल्हन पूरे देश के नागरिक हैं, उनको थोड़ा समझाइए भी ना कि ये चटमंगनी पट ब्याह नहीं होगा। आपका थोड़ा जो भी कोई करना पड़ेगा। आप ऐसा कह लीजिए कि हथेली पे सरसों नहीं उग सकती है। जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, जिन विषय पर अब मोनेटाइजेशन का रिजल्ट देखने में आएगा, आपने देखा डीमोनेटाइज हुआ है, तो उससे कारण काला धन की समाप्ति हुई है। जितने रुपए आपके थे बैंक में दिए वापस ले लिए। इसमें क्या घोटाला है? एक बात नहीं, घोटाला तो नहीं है, उसका फायदा क्या है? मैं उसके नुकसान मैं आपको गिना दूंगा। उसके कारण जो लोगों के इधर उधर पैसे थे, बेईमानी थी, वो समाप्त हुई है। लोगों को सीधा सीधा बात आई है, टैक्सेशन हमारी बढ़ गई है। और आप देखेंगे कि जितने टैक्स पेयर पहले थे उससे कितने गुना बढ़े हैं। दो बातें मैंने आपको ये भी कहा कि इन्होंने कहा विदेश के मामले में नोटबंदी जब की वजह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया। रघुवीर साहब पुनिया जी से पूछूंगा मैं। बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। प्राइवेटाइजेशन जो हुआ वो मनमोहन सिंह जी ने करा था आर्थिक सुधारों के नाम पे, तब कम्युनिस्टों ने इनसे समर्थन वापस ले लिया था। तब इन्होंने कहा था कि सरदार जी बहुत स्ट्रांग आदमी है। अब उनको मोदी साहब को कहने में दिक्कत हो रही है, अब कहते हैं कि बेच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दो तरफा रवैया नहीं होना चाहिए। आप उस आर्थिक सुधार को तो बढ़िया बता रहे थे, और अब आप कह रहे हैं 200 रुपए तेल। मैं कहना चाहता हूं 18 बरस में अगर रुपए की कितना हुआ, डिवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो पूनिया जी से पूछ लेना, रुपए की कीमत नहीं घटी। ठीक है सर। और रुपए की कीमत नोटबंदी को लेकर के कांग्रेस ये देश पता नहीं कितने सालों में जाकर इसका फायदा या नुकसान समझ पाएगा। लेकिन मोटा मोटा लोग ये मानते हैं, ये थ्योरी आती है बार बार सामने कि साहब आपने सुधार की दवा जो थी वो इंजेक्शन के तौर पर आदमी के सीधी नस में डाल दी। जो आपको धीरे धीरे टैबलेट के तौर पर आप दे सकते थे, वो आपने एक बार में उस काम को कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो व्यक्ति कोई उपक्रम चलाता है और अगर टैक्स चोरी करता है तो उसकी टैक्स चोरी तो हो सकता है आपने बंद कर दी हो, लेकिन उसके यहाँ अगर 100 आदमी काम करते हैं जो पूरे महीने कड़ी मेहनत करते हैं, 30 तारीख को उनको 1 नंबर का पैसा मिलता है मेहनत के तौर पर, मेहनताने के तौर पर। उन 100 आदमियों का रोजगार चला गया। तो क्या नोटबंदी इस मायने में सफल रही? क्या भ्रष्टाचार को रोकने में सफल रही? आज हम रोजाना एसीबी की खबरें राजस्थान में ही पढ़ते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोग रिश्वत में ले रहे हैं। तो कहां इससे भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लग गया? रघुवीर पुनिया जी। जेपी जी, नोटबंदी से कोई भ्रष्टाचार पे भी अंकुश नहीं लगा। और नोटबंदी से जो काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था
चल रही थी हाँ वो भी खत्म नहीं हो पाई। हाँ ठीक है, कुछ उसमें थोड़ा सा 5-10% का इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है। लेकिन जेपी जी, मैं एक थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में जाके बात कहूंगा जी। कि जो हर प्रधानमंत्री आता है देश का, वो देश के लिए कोई ना कोई नई योजना लेकर आता है। हाँ इसीलिए पूरी दुनिया की सरकारें जी। इतिहास बोध से बहुत डरती हैं, क्योंकि जब हम थोड़ा सा भी इतिहास में झांक कर देखेंगे ना, तो हर प्रधानमंत्री के कुछ न कुछ ऐतिहासिक काम किए हुए मिलेंगे। जी। मैं ज्यादा पुराना नहीं जानता, लेकिन इंदिरा गांधी जी की बात करें, हाँ जी। उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद में 1980 में उसने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स बंद किया, सिक्किम को भारत का अंग नहीं था, सिक्किम को भारत में मिलाया, पाकिस्तान का ब्रिगेडियर अरेस्ट होना, पाकिस्तान के लाखों सैनिक अरेस्ट होना, ये ऐतिहासिक कदम पहले हो चुके हैं।